सेंट्रल के इस खास कार्यक्रम एग्री चर्चा में मैं अजीत आपका स्वागत करता हूँ। ताकि हम सब जानते हैं कि संसद ने हाल ही में कृषि से संबंधित 3 विधेयक पास कर दिए हैं। ऐसे में अब ये विधेयक जो संसद से पास होकर आए हैं, तो कानून की शक्ल लेने जा रहे हैं। तो इन विधेयकों को लेकर कई असमंजस की स्थितियां बनी है। तो हम चाहते हैं कि इन विधेयकों के बारे में जो भी आपके डाउट है किसानों के, उनको क्लियर किया जाए। किसानों के मन में इन विधेयकों के बारे में जो भी चिंता है, उसका समाधान खोजना भी बेहद ज़रूरी बन जाता है। तो इस कार्यक्रम में हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम उस समस्याओं का समाधान खोजें। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ है ओलम इंटरनेशनल के खाद्य और तिलहन बिज़नेस के हेड जयन मेनन और एग्री सेंट्रल के संस्थापक सिद्धार्थ खुराना। जयन और सिद्धार्थ, एग्री सेंट्रल के इस कार्यक्रम एग्री चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद अजित। हेलो। हाँ अजित, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, तो सिद्धार्थ, जैसे कि हम आपको बता इस एग्री ये तीनों जो विधेयक पास हो चुके हैं, इस पे बहुत सारी असमंजस की स्थितियां है। सबसे पहले शुरुआत तो मैं आप ही से करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हम इन तीनों विधेयकों के बारे में इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है उसके बारे में विस्तार से बताएं और हमें समझाए कि इन कानूनों का खेती किसानी पर और उसके विपणन पर किस तरह से असर पड़ने जा रहा है, किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी किस तरह से प्रभावित होने जा रही है। सिद्धार्थ जी अजित, अ, देखिए 3 महत्वपूर्ण विधेयक अभी पास हुए हैं फिलहाल, और ये 6 महीने पहले ही हमारे पास आ चुके थे विधेयक के रूप में। और एक प्रक्रिया होती है कि कोई विधेयक के जरिए अगर सरकार कोई चेंज लाती है, कोई परिवर्तन लाती है या कोई नया कानून लाती है, तो उसे 6 महीने के अंदर संसद से रेटिफाई करना होता है, संसद के द्वारा उसको पास किया जाना होता है। तो वो प्रक्रिया भी हुई है। आपको मैं ऊपरा ऊपरी थोड़ी मोटी मोटी जानकारी देता हूँ, उसके बाद डेफिनेटली हम विस्तार में चर्चा करेंगे आपके सवालों के साथ। तो पहला इसमें जो बिल है वो है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, ओके। और दूसरा है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण एवं कीमत आश्वासन विधेयक, ओके। और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, ओके। हालांकि ये नाम थोड़े से कठिन है, तो मैं इनको सरलीकरण भी कर देता हूँ आपके लिए और हमारे जो किसान हैं उनके लिए। तो पहले विधेयक को आप ये देख सकते हैं कि एपीएमसी मंडी का विकल्प विधेयक, ओके। और दूसरे को आप ये देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध के तहत जो खेती होती है उसके तहत विधेयक। और तीसरा हो गया आपका आवश्यक वस्तु, जो कि उतना मुश्किल नहीं है, ओके। अब तीनों में देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पहला विधेयक है, जिसमें जो कि आपका एपीएमसी विकल्प जिसको कह सकते हैं। इसमें ये कहा गया है कि अब तक जिन जिन राज्यों में कृषि मंडियों के तहत ही किसान अपना माल बेच सकता था, वहां अब किसानों को एक ऑप्शन होगा कि वो मंडी के बाहर भी अपना माल बेच सकते हैं। और जो उनके खरीदार हैं वो भी ये जरूरी नहीं है कि एपीएमसी के थ्रू ही अपना माल लें, वो बाहर से ले सकते हैं। अगर वो मंडी के बाहर खरीदारी करते हैं तो उन्हें कोई भी मंडी शुल्क नहीं देना होगा, ठीक है। अभी तक भी कुछ राज्यों में ऐसा था कि मंडी से बाहर वो ले सकते थे, मगर जिन राज्यों ने ऐसा अलाउ किया था उनको भी जो वहाँ की लोकल मंडी है जिसका वहाँ एरिया लगता है, उसको उनको फीस देनी पड़ती थी, ओके। और किसी न किसी एजेंट के थ्रू जाना पड़ता था। तो इसमें सुविधा ये होगी कि ये जो बीच की एक कॉस्ट है ये कम हो जाएगी, मंडी शुल्क की भी और आड़तियों के दलालों के कमीशन की। और दूसरा जो विधेयक है उसमें ये है कि किसान अब किसी भी कंपनी से अनुबंध कर सकते हैं अपना माल बेचने के लिए, ओके। और ना केवल बेचने के लिए बल्कि उन अपने इनपुट्स के लिए या फिर उनको खेती में जो कि सलाह चाहिए, फार्म सर्विसेज चाहिए, उनके लिए भी अनुबंध कर सकते हैं। और तीसरे बिल में ये है कि अभी तक हमारे देश में कई सारी वस्तुओं पर, आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर प्रतिबंध लगते थे, खास करके जब उनकी थोड़ी कमी हो या कमी महसूस हो। पर अब इस विधेयक के जरिए ये आवश्यक वस्तु अधिनियम को हटा दिया गया है, काफी हद तक संशोधित कर दिया गया है, कि जिससे कोई भी कंपनी या कोई भी ट्रेडर अपने अपनी आवश्यकता अनुसार उन खाद्यान्न को स्टॉक कर सकते हैं, उनका भंडारण कर सकते हैं, और इसमें उनको किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई फेस नहीं करनी पड़ेगी। मुझे एक सवाल लेकर आपके पास आना है जयन। ये जो विधेयक है उसमें अब ये प्रावधान है कि नया विधेयक कि किसानों को मंडियों के बाहर भी अब अपनी उपज बेचने की अनुमति दी जाए। तो मंडियों में तो नीलामी होती है जहाँ कई खरीदार लगत है,
और किसान को ये एक संतुष्टि होती है कि मेरा जो माल है वो एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत बिका। तो अब ये जो नया सिस्टम आएगा उसमें मंडियों के बाहर होने वाली जो खरीद और बिक्री है उसकी कीमतें किस आधार पर तय होगी, उसका क्या क्राइटेरिया होगा? जय। क्या मेरी आवाज आ रही है जैन? जैन आप म्यूट पे तो नहीं कहीं, आप जैन? देखिए। हाँ, सॉरी सॉरी, मैं म्यूट पे था। हाँ हाँ। तो सबसे पहली बात ये है कि मंडियाँ बंद नहीं होगी। जो जो मंडियाँ हैं वो भी चलेंगी, और अब नए विकल्प आएंगे किसान के पास, जहाँ पे वो जाके अपने अपना जो प्रोड्यूस है वहाँ उसको आप बेच सकते हैं। कुछ मौजूदा मंडियों की तुलना में आपको किसानों को हो सकता है कि पता चले कि उनके खेतों के करीब जो है नए विकल्प आ रहे हैं। शायद उनके पास जो कुछ प्रोसेसर होंगे वहाँ वो इस किस्म से खरीदी चालू कर सकते हैं, तो हो सकता है इसके भी फायदे उनको मिले, जैसे कि उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो नए बाजार, और जो नए बाजार जो खुलेंगे वो व्यापार आकर्षित करने के लिए सुविधा भी बेहतर सुविधाएं भी दे सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे कि मंडियां बंद होंगी, इससे इससे किसानों को लाभ ही होगा। अव्वल बात। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि एक बार किसान नए बाज़ारों की पहचान करते हैं कि जहाँ वो अपनी उपज बेचने पर विचार करें, मंडियों के अलावा जो नए विकल्प हैं, वहाँ के वो कुछ दिनों के लिए मौजूदा मंडियों और नए विकल्पों के मूल्यों की जांच और तुलना कर सकते हैं, और फिर वो पता लगा सकते हैं कि कौन से बाज़ार में उनको उचित भाव मिलने की संभावना ज़्यादा है। अब खरीदार तो समान है, जो पहले थे वो तो होंगे ही। हो सकता है कि कुछ नए खरीदार भी आए बाजार में, जैसे आजकल नए ऑनलाइन और नए जो कंपनियां स्टार्टअप्स वगैरह आ रही हैं, तो हो सकता है नए खरीदार भी प्रवेश करें। और लास्ट में ये कहूँगा कि नए बाजार जो संचालक हैं वो भी जानते हैं कि जब वो निवेश कर रहे हैं इन नए मार्केट्स में, तो यदि वो उचित मूल्य नहीं दिलवा पाते किसानों को, तो वहाँ किसान आना बंद कर देंगे। तो मैं नहीं समझता कि इससे किसी भी तरीके से किसानों को कोई नुकसान होगा। उनके सामने और विकल्प भी खुलेंगे, और किसान जो है सभी नए और पुराने विकल्पों को जांच करके तय करे कि उसको सबसे अच्छा भाव कहाँ मिले और वो वहाँ जाए। जी जी। ठीक। इसमें मैं कुछ और जोड़ना चाहूंगा। जैन ने काफी अच्छे तरीके से बताया कि पुरानी मंडियां बंद नहीं होगी जो अब तक चली आ रही हैं, और मेरा ये मानना है कि काफी समय तक इन मंडियों में व्यापार चालू रहेगा, क्योंकि ऐसे ओवरनाइट या तुरंत कोई ऐसा चेंज नहीं आने वाला है, और किसान उन मंडियों में जाते रहेंगे। ये है कि जिन खरीदारों को मंडी में नहीं जाना, जिनके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो खरीद सकते हैं, या जो वेयर हाउसेस हैं, उनको बड़ी सुविधा होगी कि किसान वहां जाकर भी अपना माल बेच सकते हैं। और उन्हें अनावश्यक रूप से मंडी के थ्रू जाना, जिसमें कि हैंडलिंग की कॉस्ट भी बढ़ती है, उनका खर्चा भी बढ़ता है, और अननेसेसरी हैंडलिंग होती है, वो बच जाएगा। ये जरूर है कि बेंचमार्क प्राइस क्या हो, यानी कि भाव का निर्धारण कैसे होगा, उसमें मैं ये देखता हूँ कि काफी समय तक लोग मंडियों में चाहे ना जाए, मगर मंडियों का भाव जरूर देखेंगे कि अगर मुझे मंडी के बाहर अपने वेयर हाउस पे खरीदना है या फैक्ट्री के लिए खरीदना है, तो मंडी में भाव क्या चल रहा है, उसके आधार पर ही अपनी कीमत निकालूंगा। और फार्मर को, किसान को अगर वो कीमत अच्छी लगती तो फार्मर बेचेगा, नहीं तो फिर फार्मर के पास ऑप्शन है। तो सबसे बड़ी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये ना भूलें कि किसान के ऑप्शन कम नहीं हो रहे हैं, किसान के ऑप्शन बढ़ रहे हैं। अब ये देखना है कि किस तरह से होता है, कहाँ पे काम ज्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, ये जरूर देखना है। जी का मानना है। सिद्धार्थ, मेरा अगला सवाल ये है कि सरकार का एक दावा है कि इन नए कानूनों के तहत हम आड़ती सिस्टम जो है वो खत्म करने जा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बढ़िया बात लग रही है, जहां अगर आड़ती सिस्टम खत्म होता है तो किसानों की भलाई होगी। तो फिर इसमें किसी को क्या दिक्कत होती है, इस बारे में जरा हमें बताएं। तो ये क्यों विरोध किया जा रहा है इससे? हाँ अजित, तो अजित ऐसा है कि सरकार ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कह रही है, और ना ही कोई सरकार कह सकती है कि हम कोई सिस्टम खत्म कर देंगे। हाँ जरूर इसके अपने परिणाम होंगे, और इस सिस्टम में जो भी कॉम्पिटिटिव है, जो भी अच्छा किसानों को सुविधा दे सकता है, वो सरवाइव करेंगे। ओके। तो जहां तक आड़तियों की बात है, ये एक काफी बड़ा मिसकंसेप्शन है, स्पेशली जो लोग खेती
की खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में पढ़ते और देखते हैं कि ये जो मिडिल मैन है वो सारे खराब हैं या फार्मर को एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि आज की जो व्यवस्था जिस तरह से बनी है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, वो है एग्रीगेशन का। आज कोई भी बड़ा व्यापारी या कंपनी डायरेक्टली किसानों से नहीं ले सकती है। छोटे छोटे लॉट्स होते हैं, क्वालिटी हेट्रोजेनस होती है, एक जैसी क्वालिटी नहीं होती है, और काफी जैसे देखा जाए तो खेत जो है वो काफी ग्रामीण एरिया में होते हैं और दूर दूर होते हैं। तो वहां से माल को इकट्ठा करना, उनको एक सार बनाना और उनको इस रूप में ले जाना कि जहाँ पे वो आगे जा सके बड़े कंजम्पशन सेंटर में या फिर प्रोसेसिंग में जा सके, उसके लिए आड़तियों की या मिडलमैन की बहुत बड़ी जरूरत है। अब ये जरूर है कि उस निर्भरता को देखते हुए कुछ मिडलमैन कहीं कहीं जरूर जरूरत से ज्यादा वो अपना मुनाफा कमाते हैं। किसी भी बिजनेस में हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हटाने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से अब नए स्टार्टअप आ रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर आ रहा है और नए तरीके आ रहे हैं एग्रीगेशन के, उन प्लेयर्स को, उन तरह के लोगों को भी एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी सेवाएं किसानों को दे सके। और ये किसान के पास विकल्प है कि वो आड़तियों के जरिए जाएं या नए स्टार्टअप के जरिए के थ्रू जाएं या फिर कंपनीज को डायरेक्टली बेचें। इसके अलावा जो ये है कि अगर मंडी सिस्टम ना भी रहे तो भी आड़तियों का काम रहेगा जहां जहां पे उनकी जरूरत है, क्योंकि वो एक ऐसी कड़ी है जो किसानों को क्रेडिट देती है और किसानों के साथ लगभग पूरे साल जुड़े रहते हैं। चाहे वो काफी सारे उनमें से इनपुट डीलर होते हैं तो इनपुट सप्लाई करते हैं, और चूंकि उनका सोशल कनेक्ट है, सामाजिक एक रिश्ता है किसानों से, तो उनको रिप्लेस करना आसान नहीं है। मगर ये है कि वो भी ये देखेंगे कि आज पूरा व्यापार पारदर्शी हो रहा है, और जहां जहां पे कुछ इस तरह की घटनाएं होती थी कि किसानों से कुछ ज्यादा चार्ज करना या उनकी क्वालिटी में क्वालिटी अगर ए ग्रेड है तो उसको बी ग्रेड बताकर ले लेना, या फिर उनके तुलाई में कुछ कमी करना, इस तरह की चीजों में जरूर कमी आएगी क्योंकि किसान के पास विकल्प नहीं। जी अजय। राइट। अगला सवाल मुझे जैन से जानना चाहता हूँ, अगले सवाल का जवाब। जैन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रिलेटेड एक सवाल आ रहा है कि कई निजी कंपनियां जो है वो किसान जो है वो निजी कंपनियों के साथ बातचीत करने में या मोल भाव करने में उस लिहाज में वो सक्षम नहीं होंगे। तो किसान उन व्यापारियों से अपने हितों की बात नहीं कर पाएंगे। तो इससे किसानों का शोषण होगा, ये एक निकल के आ रही है बात। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक अनुबंध खेती की बात है, ये वैसे तो पूरी तरीके से नया नहीं है। कुछ फसलों में जैसे आलू, टमाटर आदि की कुछ विशिष्ट जो किस्में हैं, उसमें ये पहले से ऐसी व्यवस्था चलती आ रही है। कुछ किसान बीज कंपनियों के लिए भी उत्पादन करते हैं। हाँ, बट ये कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूस के लिए अभी तक है, और आगे चल के ये हो सकता है कि और इसका स्केल बढ़ाएं। ये जो है विधेयक इसकी तरफ प्रोत्साहन दे रहा है। अब जहाँ तक इसमें प्रवेश करने की बात है, इसमें देखिए कि किसानों को अपनी लागत का पता है। इसमें उनको जो है कई बेनिफिट्स मिल सकती हैं। तो वो, मेरी सलाह ये रहेगी कि वो प्रवेश करने से पहले अपनी अपनी लागत, अपने अधिकारों की और दायित्वों की, और जो स्पॉन्सर जो प्रायोजक है उनके दायित्व और उनकी जो भी अधिकार हैं उस पर पूरी तरह से स्पष्टता प्राप्त करें। अच्छी तरह पूछें कि क्या जो है और समझें कि इसका अल्टीमेटली इससे क्या ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद ही वो अपना उचित मूल्य या लाभ क्या है उसके बारे में वो अपना अपना डिसीजन लें और फिर इसमें एंटर करें। कोशिश करें कि ऐसी कीमत पर पहुंचे जहां पे दोनों पक्षों के लिए जो दोनों पक्षों के लिए उचित हो, आकर्षक हो, जिससे कि लॉन्ग टर्म में जो है इसका दोनों का लाभ मिल सके। फसल बीमा भी इसमें लिया जाना चाहिए, जिससे कि यदि कुछ वेदर में अगर कुछ दिक्कत आती है तो फिर उस नुकसान से भी कुछ हद तक कुछ निवारण मिल सकता है। और देखिए, इसमें जो एग्रीगेटर की बात है, इस पूरी नई जो जो सिस्टम आ रही है उसमें एग्रीगेटर का भी, और या फिर एफपीओ या एफपीसी से भी आप मदद ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको और सलाह मिले तो किसान जुड़ सकते हैं ऐसे एफपीओस के साथ, एफपीसीज के साथ, और उनकी सहायता से आप सुनिश्चित करने की कोशिश कर सकते हैं कि
जो भी डिज़ाइन हो आपके अनुबंध का वो बिल्कुल सही हो और फेयर हो। और लास्टली मैं ये कहूँगा कि अच्छी कंपनियाँ जो हैं वो कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगी कि जो किसान के हितों के खिलाफ हो, क्योंकि कोई भी बुरा प्रचार होता है तो वो उनके व्यवसाय के लिए बुरा है वो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि अच्छी कंपनियाँ जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी इंडस्ट्री में आती हैं। जी जी, जी इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो कंपनियां हैं उनके हित में ये है कि उनको साल दर साल, सीजन दर सीजन उनका रॉ मटेरियल, उनका कच्चा माल मिलता रहे। तो एक बार वो किसानों के साथ और खासकर उस एरिया के किसानों के साथ कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो अगले साल उनको माल मिलने की संभावना शून्य होगी, और ये उनके बिजनेस के लिए बहुत बुरा होगा। नॉट ओनली उनका ना केवल दुष्प्रचार होगा कंपनी के अगेंस्ट में, और आज की डेट में काफी सारे किसान नेता हैं, काफी सारे किसानों के लिए हर व्यक्ति जागरूक है। ओके, तो इसमें ये जरूर है कि एक बड़े लेवल पे इस तरह का नुकसान होने की संभावना कम है। मगर मेरा एक कंसर्न है इसमें कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ओके, आई थिंक अगर ये पूरे विधेयक में हम देखें तो एक थोड़ा सा ग्रे एरिया वो ये है कि छोटे मोटे डिस्प्यूट जो कि आए दिन होंगे उनका रिजोल्यूशन कैसे होगा। तो जो व्यवस्था भी दी गई है उसमें यह है कि उस एरिया का जो एसडीएम है, ओके, तहसीलदार, उसके पास में अथॉरिटी होगी कि 30 दिन के अंदर अगर म्यूचुअली आपस में उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता किसान और सामने खरीदार का, तो वो उनको जजमेंट देगा। मगर हमें ये देखना है कि पहली बात, एसडीएम के पास इतनी सारी ड्यूटीज रहती उनके नॉर्मल राजकीय कार्यों की, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की और न्यायिक ड्यूटीज भी रहती हैं, उनके उनमें कितना समय मिल पाएगा। दूसरा, उन्हें जो जानकारी होनी चाहिए कमोडिटी ट्रेड की या मार्केट डायनामिक्स की, उसका काफी अभाव रहेगा। तो इसमें ये जरूर है कि कुछ अग्रगण्य किसान नेताओं या फिर उसी मंडी के कुछ व्यापारियों और कंपनीज के प्रतिनिधि को लेकर इस तरह का एक आर्बिट्रेशन पैनल बनाना चाहिए, जिसे अथॉरिटी हो कि एडजुडिकेशन देने का। उसके बाद में सिविल कोर्ट में जाने का रास्ता खुला होना चाहिए। इस बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं, इनफैक्ट अभी तक यही समझ में आया कि सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते इस तरह के डिस्प्यूट। तो ये एक काफी चिंता का विषय है। परंतु जहां तक डेलिबरेटली कंपनीज द्वारा कुछ धोखा करने की बात है, उसकी चिंता कम है। मगर जेन्युइनली भी किसी भी दो पार्टीज के बीच में मतभेद हो सकता है क्वालिटी को लेकर, या पेमेंट डिले हो सकता है, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था चल सके। और इससे एक फायदा ये होगा कि किसान, आज काफी कंपनीज की भी आवश्यकता है कि हमें एक विशिष्ट प्रकार का उत्पाद चाहिए आगे फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, आज वो मिलता नहीं है। तो इसमें जरूर ये होगा कि उनको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, वो अपना प्रोसेसिंग प्लांट और पूरी मार्केटिंग उसके आधार पर बना सकते हैं, अगर उन्हें ये सुनिश्चित हो कि मुझे एक सही भाव पर और माल की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। और किसानों को ये काफी बैकअप रहेगा कि मेरा माल कोई लेने वाला है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई फसलों का एक फैशन आ जाता है, जैसे जो बा हो बा, और कई ग्वार के टाइम में आया है, और कई सारे ऐसे फसलों के एक बार भाव बढ़ जाते हैं, या मार्केट में किसी तरह की कोई एक उसके बारे में काफी बात हो जाती है, तो किसान लगाने लगते हैं, मगर जब वो बेचने जाते हैं तो उन्हें वो मार्केट ही नहीं मिलता, क्योंकि उनके आसपास में नेचुरली वो बायर नहीं है, या इक्का दुक्का बायर हैं। तो यहाँ पे ये समस्या आती है कि किसान अगर डाइवर्सिफाई करना चाहें या उच्च मूल्य वाली वस्तुओं में जाना चाहें फसलों में, तो वो कैसे जाएं। इसका काफी अच्छा रूट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत होता है। इसको हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि जिन फसलों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सक्सेसफुल हुई है, वो या तो साधारण फसलों की विशिष्ट किस्म है या विशिष्ट फसलें, जैसे कि आलू की कोई खास किस्म जो चिप बनाने में काम आती हो, टमाटर की कोई खास वैरायटी जो कि सॉस बनाने के काम आती हो, या फिर गैरकिन्स या इस तरह के प्रोडक्ट जो कि एक्सपोर्ट में जाते हैं, या काफी विशिष्ट क्वालिटी के। तो इसके आधार पर किसान ट्रेडिशनल फसलों के बजाय नई फसलों में जा सकते हैं और अच्छी कीमत देने वाली फसलों में जा सकते हैं। सिद्धार्थ, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो इस बिल के विरोधी है, उनका भी और विपक्षी दलों का भी एमएसपी को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है। उनका ये मानना है कि इस बिल के बाद एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो इस चीज का बड़े जोरों शोरों से प्रचार किया जा रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, और अगर ये बात है तो फिर वो किसानों को बहुत चिंता वाली बात है। तो मैं चाहूंगा कि इस बात पे आप कुछ प्रकाश डालें, सिद्धार्थ। जी अजीत, ये मैं भी देख रहा हूँ। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य और ये जो विधेयक, इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है, ऑन पेपर तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बात ही नहीं की गई है। तो उसे हटाया जाएगा या उसे रखा जाएगा, इसमें इस विधेयक से हमें कोई सहायता नहीं मिलने वाली है। और ये जरूर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एक अभी सुविधा दी हुई है किसानों को, ये सरकार चाहे तो वैसे भी वापस ले सकती है, हालांकि उसके जो भी राजनीतिक और सामाजिक जिस तरह के रिpercussion होंगे वो अलग बात है।
तो इन विधेयकों से हमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई परिवर्तन आएगा। और जैसे मैंने कहा कि वो एक समानांतर व्यवस्था है। और दूसरा ये जरूर है कि जैसे आज भी कई कई लोगों में ये एक मिसकंसेप्शन है, या फिर कहते हैं कि मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ही बिकती है मंडी में फसल। ऐसा नहीं है। मंडी में भी जो एक व्यापारी अगर लेगा, वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर अपना प्राइस तय करता है। अगर उसका आगे माल कम कीमत पे बिक रहा है, तो वह सरकार नहीं है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ले ले, क्योंकि सरकार को एक वादा निभाना है किसानों से, उसे किसानों की इनकम को सुरक्षित करना है, और उनके पास में बफर है। तो सरकार के पास में एक स्टॉक बनाया हुआ है, फूड बफर, जो खाद्य सुरक्षा के तहत उसमें वो माल जमा कर सकते हैं। एक साधारण व्यापारी या कंपनी कभी भी अगर बाजार में कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा है, तो वो ज्यादा कीमत देके भी लेगी, और अगर कम है तो वो नहीं चाहेगी कि मैं वो काम करूं जो सरकार को करना है। हालांकि बीच में कुछ इस तरह की कोशिशें हुई है, जैसे हमने कई तरह की दालों में देखा कि सरकार ने बोला कि व्यापारी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में नहीं ले सकता। फिर व्यापारियों ने लेना लेना बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी व्यापारी लॉस करने के लिए नहीं है। तो ये हमें समझना होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, और वैसे भी आप देखा जाए तो मेजर स्टेपल्स को छोड़कर और कॉटन को छोड़कर बहुत सारी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य है ही नहीं, या फिर है तो भी उनका प्रोक्योरमेंट स्टेट टू स्टेट बहुत वेरी करता है, और बहुत सारों में बहुत सारी फसलों में होता ही नहीं। तो वहां पे किसान मुख्यतः खुले बाजार पर ही आधारित हैं। तो वापस मैं यही कहूंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस विधेयक के लिए देखा जाए तो कोई भी चिंता का कारण नहीं है, या फिर ये कहना चाहिए कि इस विधेयक से हमें कोई निर्णय नहीं मिलता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुछ किया जाए। उसके लिए सरकार अलग से कुछ लेके आती है, तो ही बात की जानी चाहिए। जरूरत नहीं है। मुझे जयंत से ये बात पूछनी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर ही एक बात ये भी बोली जा रही है कि निजी कंपनियां जो है, ये जो विधेयक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, वो किसानों के हितों के बजाय कंपनियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे होगा ये कि किसानों की जो जमीन है, हमारी जो खेती वाली जमीन है, वो पूंजीपतियों के पास चली जाएगी और खेती का भी निजीकरण होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता है। बहुत सारे किसान संगठन इस बात पर बात कर रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इन चीजों को? जयंत। ये सर एक जरूरत नहीं है। जैन, मैं अगला सवाल आप ही से लेना चाहूंगा कि ये भी एक बात है कि ये जो बड़ी कंपनियां है, वो छोटे और सीमांत किसान जो है, उनके साथ एग्रीमेंट करने में, उनके साथ अनुबंध करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। और जहां तक देखा जाए तो इस देश में बहुत सारे छोटे किसान है, 86% करके वो फिगर निकल के आ रही है। तो ऐसे में क्या होगा अगर एक बात तो आपने स्पष्ट कर दी, पर ये भी एक जो है कि मंडियां खत्म होगी, और ये नए जो स्पॉन्सर्स है वो भी अगर एग्रीमेंट नहीं करेंगे, तो ऐसे में तो छोटा किसान तो ना घर का नहीं रहेगा ना घाट का। ये कंसर्न है, इसे जरा आप एड्रेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जैसे हमने ऑलरेडी पहले भी हमने ऑलरेडी टच किया, क्लैरिफाई किया है कि मंडिया का अंत नहीं होगा, नए बाजार खुलेंगे। और जो है और जैसे सिद्धार्थ ने भी कहा था कि ओवरनाइट कुछ नहीं बदलेगा, धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे सिस्टम में। वो कैसे होगा वो हमको देखना है। दूसरी बात, ये सही है कि हमारे देश में कई छोटे छोटे किसान हैं, और उनका उत्पादन जो होता है बहुत कम रहता है। तो इससे जो है एग्रीगेशन जो प्रक्रिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस एक्ट में जो है एग्रीगेटर के लिए का भी प्राविधान है। तो यदि कोई कंपनी अगर चाहती है कि किसी भी एक एरिया में किसानों के साथ जुड़े, तो बजाय सबके पास एक एक करके वो खुद जाए, वो ऐसे एग्रीगेटर्स का उपयोग कर सकती है। जैसे कि ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, तो उनके थ्रू जाके आप संगठित होके किसान जो है संगठन कर सकते, बना के जो है वो जुड़ सकते हैं कंपनी के साथ। तो इससे जो है कंपनियों को ये लाभ है कि वो अपना जो अपनी सप्लाईज को ऑर्गेनाइज करने पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और अपने प्रोसेसिंग और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और ये एग्रीगेशन के जो लास्ट माइल वाला जो काम है, वो ऐसी संस्थाएं करेंगी जो किसानों से वैसे भी बहुत करीबी से जुड़ी हुई हैं। तो इससे जो है
पूरे सिस्टम में मेरे ख्याल से सबको फायदा ही होगा, क्योंकि एफपीओ जैसे मैंने पहले भी कहा वो भी अपनी तरफ से किसानों को एडवाइस कर सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। जी जैन, सिद्धार्थ, मैं आपसे भी इस बात पर टिप्पणी लेना चाहूंगा। इसमें एक और मैं कहना चाहूंगा कि छोटे किसान की जहां तक बात करें तो बहुत सारे छोटे किसान इवन आज भी मंडी में नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके पास में वो साधन नहीं है या उनका माल उतना ज्यादा नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट करके मंडी में ले जाएं। तो ये काफी स्टेट टू स्टेट में वेरी करता है। जैसे आप बिहार अगर देखेंगे तो वहाँ पे एपीएमसी नहीं है काफी साल से, मगर बहुत सारे किसानों को पता भी नहीं है कि वहाँ पे एपीएमसी पहले था, अब नहीं, क्योंकि वो पहले भी जो लोकल बनिए हैं उनको बेचते थे, जो भी लोकल एग्रीगेटर हैं, और वो आगे जाके माल मंडियों में बेचते थे। अभी वही बनिए, वही दलाल आगे ले जाकर बड़े व्यापारियों को या कंपनियों को बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब मंडी होने का मतलब ये नहीं कि हर किसान की मंडी तक पहुंच है आज भी। तो छोटे किसानों की समस्या बहुत ही ग्राउंड लेवल पर अलग अलग तरह से सुलझानी होगी सरकार को। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मूल रूप से आज हमारे देश में खेती में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। खेती से जुड़े होने के बावजूद भी मैं बात कह रहा हूँ मेरे क्षेत्र के, मगर ये जरूर है कि हमें देखना चाहिए कि क्या हमारी खेती इतने सारे किसानों को सस्टेन कर पाती है। ओके, और क्या ये प्रॉफिटेबल है? क्या यही लोग किसी और क्षेत्र में इनको दक्षता देकर, कुशलता देकर लगाया जा सकता है? ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म चीज है, मगर आज की डेट में किसी के भी पास, सरकार के पास भी इतना विकल्प नहीं है कि बहुत जल्दी से इनका कार्य क्षेत्र बदला जाए। तो उस कठिनाई के तहत, उस कंस्ट्रेंट में रहकर जो कुछ किया जा सकता है वो सरकार करे। जी अजय। सिद्धार्थ, जैसे कि आप पहले भी विवाद, इस चर्चा में विवाद निपटान पर बात कर चुके हैं। मेरा उसी से लेकर एक सवाल ये है कि कई सारे किसान संगठनों का ये डिमांड है, वो इनका एक कंसर्न है कि बड़ी कंपनियां जो होती है उनके साथ उस विवाद निपटान की लड़ाई में किसान लड़ नहीं पाएगा, तो वो पहले से ही कमजोर है। बड़ी वहां उनके हितों को ज्यादा तवज्जो मिलेगा जब कोई ऐसा विवाद निकल के आए। तो ये इस समस्या के बारे में आप क्या करेंगे? जी अजीत, तो जैसे मैंने कहा कि जब आपके पास में विवाद निपटान का एक सरल और आसानी से उपलब्ध तरीका ना हो, दोनों ही पक्षों को रिस्क है। ओके, कंपनियों के पास भी ये रिस्क है कि अगर पूरे साल वो किसान को अच्छी खाद, अच्छा बीज और अच्छे इनपुट्स दें और सलाह दें, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में काफी हद तक होने वाला है, उसके बाद जब उसका माल तैयार हो और किसान अगर देखे कि कोई दूसरा बायर या ओपन मार्केट में उसे भाव ज्यादा मिल रहा है, तो कई ऐसे हमारे पास पहले से ऐसे अनुभव है और आगे भी ऐसा हो सकता है कि किसान खुद अपना वादा ना निभाए और बाजार में बेच दे किसी और खरीदार को। ओके, या फिर किसान वो फसल ना उगाए, या कई तरह के हो सकते हैं। तो उस केस में हालांकि कंपनी एक बड़ी इकाई है, मगर किसान का जो एक राजनीतिक पहुंच है या फिर एक सॉफ्ट कॉर्नर जिसे कहते हैं समाज और राजनेताओं में है, उसको लेकर कंपनीज भी उतनी चिंतित रहेगी कि आज अगर कहीं पे कोई डिस्प्यूट होता है तो कंपनी का नाम खराब होगा। उस क्षेत्र के दूसरे किसान जो अच्छे अच्छे व्यवहार कर रहे हैं कंपनी से, उनको भी चिंता होगी, तो ये उनके अगेंस्ट में भी जा सकता है। और दूसरा, किसान को ये है कि कंपनी के पास में काफी सारे संसाधन हैं, उनके पास में बहुत सारे वकीलों की फौज आ सकती है अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो जो कि एक सिंगल, एक इकलौते किसान के पास नहीं है। तो इन दोनों ही पक्षों को खतरा रहेगा जब तक कि एक सरल और दोनों पक्षों को मंजूर हो इस तरह की एक प्रक्रिया ना लाई जाए, जिस बारे में पहले से भी चर्चा कर चुके। अच्छा, मुझे अगला सवाल जैन से पूछना है। जैन, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन विधेयक जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस विधेयक की मदद से जो बड़ी कंपनियां हैं वो असीमित भंडारण करेगी कृषि उपज का, और फिर वो अपने हिसाब से मार्केट में कीमतें तय करेगी। तो इससे ये जो चिंता है किसानों की, क्या वो जायज नहीं समझते हैं? जी, देखिए, अगर आप सप्लाई चेन जो आपूर्ति जो श्रृंखला है, अगर आप उसको देखें तो उसमें किसान है, व्यापारी है, फिर प्रोसेसर्स हैं, फिर कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता भी हैं। अब इन सबका जो है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है इस पूरी श्रृंखला में। व्यापारी जो है, जब वो किसान से उपज खरीदता है, वो उसको संग्रहित करके लंबे समय तक रखता है। फिर वो बाजार के मूल्य का भी जोखिम लेता है, बाजार ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं, और फिर वो अगली जो 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 सप्लाई चेन की अगली जो लिंक है वहाँ उसको वो बेचते हैं। तो कई बार जो है वो उस खरीदार को क्रेडिट भी देते हैं, उधार भी देते हैं। तो
तो ये जो इंटरमीडियरी है, जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनका जो है उनका काफ़ी रचनात्मक एक भूमिका है। सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो फसल जो है उसकी जो बिक्री होती है वो कुछ ही महीनों में हो जाती है। जैसे 3-4 महीने में एक फसल की काफ़ी बड़ी 60-70% जो है मात्रा में उसकी बिक्री हो जाती है, और जबकि उसका जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वो साल भर रहता है। तो ये जो 3 महीने वर्सेस 12 महीने, ये जो गैप है, वो कौन उसको एड्रेस करता है? वो यही इंटरमीडिएट व्यापारी और प्रोसेसर हैं, जो कि वो स्टॉक के तौर पे उसको कहीं ना कहीं रखते हैं उसको। तो अचानक अगर व्यापारियों और प्रोसेसर्स को इन्वेंट्री कम करने को बोल दिया जाए, तो उनको जो है एकदम से बेचना पड़ता है और जो कीमतों में फिर गिरावट होती है वो भी मजबूरी में उस किस्म के बाजारों मार्केट में उसको बेचना पड़ता है। तो इससे क्या होता है? इससे यही होता है कि कुछ लोग जो हैं फिर वो देखते हैं कि और कोई तरीके हों जिससे कि अपने रिकॉर्ड पे स्टॉक कम दिखाएं, अलग अलग नामों में रखें वगैरह। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मेरे जो अनुभव में स्टॉक सीमा उन सालों में लगाई जाती है जब किसी कारण से फसल की उत्पादन में वाकई में कोई कमी हुई होती है, भाव बढ़ जाते हैं। तो जब स्टॉक लिमिट लगती है उसके बाद, तो फिर बाजार को एक संकेत मिलता है कि हाँ, उत्पादन वाकई में कम है, और इस कदर कम है कि सरकार अब आ गई है स्टॉक, क्योंकि स्टॉक लिमिट का लगना जो है एक वो छोटी मोटी बात नहीं रहती है। तो जो एक इनिशियल गिरावट आती है भाव की, उसके बाद फिर जो है कीमतें वापस बढ़ने लग जाती हैं। तो इससे हुआ क्या? इससे जो है किसी को कुछ फायदा बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है, वेरी फ्रेंकली। और जो जो फसल है, जो प्रोडक्ट्स हमारे कमोडिटीज़ की हम जब बात कर रहे हैं, तो इनके भाव में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है, और कोई ये नहीं चाहता कि कोई व्यापारी बहुत अधिक मात्रा में लेके जो है अगर वो फसलों को कॉर्नर करे रखे, तो वो बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा है। और ऐसे हमने कई उदाहरण देखे हैं पिछले कुछ सालों में, जहाँ पे व्यापारी और बड़ी बड़ी कंपनियां भी दिवालिया हो गई हैं, क्योंकि वो अनाप शनाप भाव पे लोग माल खरीदते हैं, फिर उसको रखते हैं, फिर जब बाजार वापस एक नॉर्मल जो लेवल्स पे आती हैं, तो फिर वो उनके हाथ में माल रह जाता है। तो मैं नहीं समझता कि सबसे पहली बात जो है स्टॉक लिमिट लगा के व्यापारियों को दोष देना, ये गलत है। हो सकता है कि व्यापारी के पास माल हो, क्योंकि वो उनका काम है वैसे भी, और जिस साल भाव में लगता है कि सप्लाई कम है और भाव ज़्यादा बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें जोखिम भी उठा रहे हैं, ये हमें कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और यदि भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर कोई इम्पोर्ट आयात का भी सहारा लिया जा सकता है, जिससे कि भाव जो है थोड़े नॉर्मल लेवल पे आए। दोनों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना इन समय में, ऐसे समयों में ज़रूरी है, क्योंकि किसान का जो है किसान का उत्पादन एक कम होता है, तो उसका भी हक है कि उसको भाव अच्छे मिले, क्योंकि उसकी पैदावार कम है। और एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि जो जो हमारे जो उपभोक्ता हैं, क्योंकि अल्टीमेटली किसान भी एक उपभोक्ता है कई चीज़ों का, तो उनको भी कहीं ना कहीं जाके ये वापस जो है उनको भी नुकसान होता है, कि क्योंकि जिन चीज़ों का वो उपभोग कर रहे हैं, उसके भी भाव जब जब बढ़ते हैं। तो इसको जो है, जो सरकार मेरे हिसाब से जो कर रही है, इसको रिमूव करके कोई कोई गलत काम नहीं कर रही है। इसमें ट्रेड में जो है थोड़ा सा एक रिस्क कम होगा, व्यापारी जो है अपना प्लान कर सकता है कि वो कितना माल रखना चाहे, कितना वो आगे बेचना चाहे, तो इससे चीज़ें स्मूथ होंगी। और जैसे कि मैंने कहा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भाव बढ़ जाएं, तो आप आयात का विकल्प जो है खोल सकते हैं, सरकार ये कर सकती है। अजीत, एक और चीज है कि जो जो आपने बताया, उसके अलावा हमें ये देखना होगा कि हिस्ट्री क्या है। ओके, तो जब जिस तरह के कानून आए थे, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उस समय भारत एक बहुत ही डेफिसिट कंट्री था। ओके, अब 50, 60 और 70 के दशक तक भी हम बहुत सारी चीजों के लिए आयात पर निर्भर थे, और कई बार हमारे यहाँ पे फूड शॉर्टेज हो जाती थी। तो अर्जेंटीना से या रशिया से या यूएस से हमारे पास में गेहूं मंगाया जाता था, और वो सब हिस्ट्री काफी स्केरी है। ओके, उसको देखते हुए सरकार ने इस तरह के रूल्स बनाए कि
जब किसी चीज की कमी हो तो उसका अनावश्यक भंडारण ना हो। मगर आज हम देखें तो हम उस इतिहास से काफी आगे बढ़ चुके हैं। आज भारत बहुत सारी कृषि वस्तुओं का नंबर 1 और नंबर 2 उत्पादक देश है। आप देखिए, कॉटन में हम सबसे बड़े हैं, दूध का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है, फल और सब्जियों में हम नंबर 1 और नंबर 2 है मोस्ट, काफी सारी फल और सब्जियों में। और इस तरह से हमें देखें तो काफी सारी हम कृषि उपज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि प्रोसेसिंग उतना नहीं हो रहा है, उसमें जरूरत है, मगर आज भारत मोटा मोटी रूप में आत्मनिर्भर भी है और हमारे पास में सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, जिसको हम आयात कर पा रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अब हमें ऐसे अधिनियम की जरूरत नहीं। और वैसे भी सरकार के पास पावर्स हैं, इस अधिनियम के बिना भी अगर वो कहीं कोई मैल प्रैक्टिस देखती है तो उसको रोक सकती है। मगर हमें ओवरऑल इस तरह का इंस्पेक्टर राज या लाइसेंस राज नहीं चाहिए अब, कि जहाँ पे हम इस तरह का भंडारण रोक सकें। दूसरा, ना केवल व्यापारी बट कंपनियां भी आज इस चीज से आशंकित रहती है कि हम अपनी कैपेसिटी प्लान करें, हम प्लांट लगाएं प्रोसेसिंग, तो कितना बड़ा लगाएं, क्योंकि उसके हिसाब से उन्हें वेयर हाउस भी चाहिए होगा, उसके हिसाब से उन्हें कच्चे माल का भंडारण भी करना होगा। तो ये सब चीजों, सब मूल्य श्रृंखला के लोगों को इस तरह से एक आतंकित करता है। और उसी कारण से हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग या आगे जाके एक्सपोर्ट की फैसिलिटीज डेवलप नहीं हो पा रही हैं, इस तरह के कानूनों की वजह से। और मेरे ख्याल से ये खुलना सबके हित में और खासकर किसानों के हित में। सो एटलीस्ट किसानों को वैसे भी कोई असीमित भंडारण करे तो चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका तो भाव बढ़ ही रहा है, उनका कोई सामने से अच्छे भाव लेने में आ रहा है। पर यह जरूर है कि कई बार भाव बढ़ते हैं तो अगले साल बहुत सारे किसान उस फसल की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो एक ट्रेडर के पास में इवन वो स्पेकुलेट कर रहा है तो बहुत छोटी विंडो है उस कमोडिटी से निकलने के लिए। और जैसे जयन ने बताया, हमारे पास में काफी एज ए मार्केट प्रैक्टिशनर ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि बहुत सारे ट्रेडर फंस जाते हैं। तो अब लोगों में भी अवेयरनेस आ रहा है और इंपोर्ट भी हो जाते हैं, तो इस चीज को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। और रूट कॉज जो है, कई बार लो प्रोडक्शन होता है, कहीं कोई प्रोडक्शन में कमी रह जाती है, तो कई बार राजनीतिक दबावों के तहत सरकार चाहती है कि वो कुछ काम करते हुए दिखे। तो चलो सबसे पहला हम स्टॉक लिमिट लगा देते हैं, तो एटलीस्ट टेम्पररी मंदी आ जाती है। और बाद में जब माल है ही नहीं और सबको पता भी चल जाता है, तो मैं वापस वो नहीं दोहराऊंगा, मगर बात यह है कि कारण कहीं और है और इस कारण का हम कुछ और इलाज ढूंढ रहे थे, अब वो इलाज हम नहीं ढूंढ रहे हैं। सिद्धार्थ, मुझे एक आखिरी इस डिबेट के, इस चर्चा के आखिर में ये सवाल आपसे जानना है कि इस कानून के विरोध में जो भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उनके राजनीतिक पहलुओं पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या इन प्रदर्शनों ने किसानों को जो मुद्दे है उनकी तरफ ध्यान खींचने का काम किया है, या यहाँ भी किसानों के मुद्दे दरकिनार होकर फिर वहां राजनीति हावी होती नजर आ रही है? सिद्धार्थ। अजित, जरूर ध्यान खींचने का तो काम किया ही है, इसीलिए हम आज यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। तो ये तो कम से कम अच्छा हुआ ही है कि काफी चर्चा हो रही है, काफी क्लैरिटी आ रही है, जो कि शायद ना आती। इसके जो विपक्ष में है वो भी अपने तर्क लेकर आ रहे हैं, जो अधिनियम के पक्ष में है सरकार है और उनके जो समर्थक है वो भी लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी चीज है, बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि अगर मैं राजनीतिक विरोध की बात करूं या समर्थन की बात करूं, तो अपने अपने सबके कारण हैं कि क्यों कोई विरोध कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है। इसमें मगर मुझे दो तीन चीजें स्पष्ट नजर आ रही है। एक तो ये है कि जो राज्य सरकारें हैं उन्हें मंडी का अपनी फीस का 1% इनकम के रूप में आता है, ठीक है। तो राज्य सरकारों का वो एक सोर्स ऑफ इनकम चला जाएगा, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा ये है कि अभी ऑलरेडी जिस तरह की हम आर्थिक गिरावट देख रहे हैं उसमें जीएसटी कलेक्शन बहुत कम हुआ है और राज्य सरकारों को अपना हिस्सा नहीं मिला है। तो काफी सारे राज्य सरकारें, स्पेशली वो सरकारें जो कि रूलिंग, जो अपने अभी शासन में केंद्र में है, उस गठबंधन की नहीं है, वो खुले तौर पर इस चीज का विरोध कर रही है कि हमें अपना हमारा हिस्सा नहीं मिला है। और उस स्थिति में अगर एपीएमसी फीस के तहत उन्हें जो आमदनी होने वाली थी वो भी निकल जाएगी, तो उनका एक जायज कंसर्न है। इससे सरकार कई तरह से एड्रेस कर सकती है, जैसे जीएसटी में उन्होंने शेयरिंग फॉर्मूला अपना है, इस तरह का कुछ करे या जो भी है। मगर उसके लिए हमें ये जरूरी नहीं कि हम एक जो इनएफिशिएंट या जो कि काम नहीं कर रही है व्यवस्था, उसी में हम जुड़े रहें या नए विकल्प ना लाएं। दूसरी बात यह है कि जो एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि आप अगर भारत का संविधान देखें तो कृषि एक राज्य सरकार का विषय है, ओके, काफी स्पष्ट रूप से लिखा गया। उसमें अगर केंद्र सरकार किसी तरह का हस्तक्षेप करे तो ये बिल्कुल जायज है कि राज्य सरकारें उसमें अपना क्षेत्र बचाएं, ये बोलें कि कम से कम हमसे सलाह करिए क्या सही है क्या गलत। मगर उसमें ये भी है कि काफी सारे नियम हैं, जैसे जीएसटी में जीएसटी काउंसिल बनाई गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, उस तरह का कुछ करके किया जा सकता था। तो ये कुछ दो तीन जेन्युइन कारण है। उसके अलावा संसद में भी कुछ जो मांग हुई लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कि इसमें बहस होनी चाहिए थी या एक पार्लियामेंट्री कमेटी को देना चाहिए था उनके एनालिसिस के लिए, आई थिंक
उससे बिल और इम्प्रूव भी हो सकता था। जिस तरह के जैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का हमने मुद्दा देखा, या कहीं कहीं और भी हमें और क्लैरिटी की जरूरत है, वो स्पष्टता आ सकती थी। तो ये कुछ जेन्युइन चीज है। उसके अलावा पार्टी पॉलिटिक्स तो है ही, जिसे हम और आप सब जानते हैं कि विपक्ष का काम विरोध कर रहे हैं, तो उसमें मुझे कोई चिंता नजर नहीं आती है। जहां तक ये है कि किसी चीज को डिस्टॉर्ट ना किया जाए, उसके जो अच्छे पहलू हैं उन्हें हम सामने रखें, और जहाँ कमियां हैं या जहाँ पे कुछ रिस्क हो सकती है वो भी सामने रखें। मगर सबसे बड़ी चीज है ये है कि जो संविधान का स्ट्रक्चर है या जो ड्यू प्रोसेस है, उसका नहीं फॉलो होना एक इस चीज को और बढ़ावा देता है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें क्योंकि सभी पक्ष किसानों के लिए चिंतित हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, वापस एक कॉमन ग्राउंड पे आएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे। जी अजीत। तरह से देख सकते हैं हमारे दोनों भी जो एक्सपर्ट है उन्होंने इस चीज पे जो भी कंसर्न है, जो भी चिंताएं है किसानों की, उस पर एक स्पष्टता दिलाने का आज इस चर्चा में काम हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये उस फलस्वरूप उसकी एक अच्छा आउटपुट, आपकी भी कुछ चिंताएं होगी, आपकी भी कुछ सुविधाएं होगी, तो वो उस पर हम क्लैरिटी दे पाएंगे, दे चुके होंगे। मैं अपने दोनों एक्सपर्ट को, सिद्धार्थ और जयंत दोनों को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पे हमें स्पष्टता दी, हमारे व्यूवर्स को भी, हमारे किसान भाइयों को भी, और जो भी देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं उनको एक इस तरह से क्लियरिटी आएगी। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और आप भी हमारे साथ बने। धन्यवाद। धन्यवाद अजीत। जय हिंद। जय हिंद, जय किसान। धन्यवाद अजीत।